तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है किताब ई कीड़ा। और आज मैं जो क्लास 10 के चैप्टर से उसको स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आपका सपोर्ट रहेगा। ठीक है, आपका प्यार आपका दुआएं रहेगा। और अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आए तो लेक्चर को जरूर देखना। ओके, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट एंड प्लीज हिट द बेल आइकन ताकि मैं इस तरीके से आपकी मदद कर सकूं। ओके, थैंक यू। तो एंजॉय द लेक्चर। तो मैं आज क्लास 10 का चैप्टर शुरू करना चाहता हूं, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके, तो ये क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला चैप्टर में स्टार्ट करना चाहता हूं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए पहले बेसिक चीजें हम समझ लेते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, राइट। सो केमिकल रिएक्शन क्या है, देखिए मैंने डेफिनेशन लिख के रखा है कि प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कैसे वाले रिएक्शन होंगे, ये रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपने रिएक्शन कर दिया तो रिएक्शन करने के बाद जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट होगा। उसके बाद आप रिएक्टेंट में नहीं लौट सकते। ओके, जिस सब्सटेंस के साथ आपने रिएक्शन को स्टार्ट किया था वही सब्सटेंस आपको नहीं मिलने वाला। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि मैग्नीशियम रिबन, राइट। तो मैग्नीशियम रिबन को जब एयर पे हीट किया गया, ओके, तो क्या बना हमारे पास बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, बेसिकली व्हाइट पाउडर। ओके, सो दिस इज क्या है कि ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना ये व्हाइट पाउडर बना। अब इरिवर्सिबल रिएक्शन होने का मतलब क्या है, ये जो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है ये फिर से आपको रिबन आप नहीं पा सकते। ओके, जो आपका ये बना है दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो इसका मतलब होता है दिस इज अ इरिवर्सिबल रिएक्शन। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मैंने यहां पे लिखा है, जो डेफिनेशन पे लिखा गया है वन और मोर सब्सटेंसेस, इसका मतलब क्या होता है। तो सपोज करो मैं एक रिएक्शन समझ लेता हूं दैट इज A प्लस बी। ओके, जो रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है C प्लस बी। तो यहां पे आप ध्यान से देखिए तो ये जो है ये दो सब्सटेंसेस है। ओके, सब्सटेंसेस, राइट। ये क्या है, A प्लस बी क्या है, सब्सटेंसेस है। और ये जो आपका C प्लस डी बना है दैट इज न्यू सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस जो रिएक्शन के बाद बना है, जो न्यू सब्सटेंस है जो रिएक्शन के बाद बना है। और यहीं पे अगर मान लो मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड कह लूं और इसको अगर राइट हैंड साइड कह लूं तो कुछ चीजें आपको यहां पे समझना होगा। देखो, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट, ओके। और जो राइट हैंड साइड है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट, PRODUCT, ओके, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। ओके, अब आपको एक चीज और जानना है कि यहां पे लिखा गया वन और मोर सब्सटेंसेस। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो लेफ्ट हैंड साइड पे आपका जो सब्सटेंसेस है, जो आपका रिएक्टेंट है, वो अगर एक से ज्यादा हो तो बीच में हमको प्लस साइन देना पड़ता है। ओके, और ये जो आपका जो एरो दिख रहा है ना, इस एरो का भी एक इंडिकेशन है। ये एरो क्यों दिया जाता है, ये एरो दर्शाता है, ये एरो ये दिखाता है कि ये रिएक्शन हो रहा है। और जो आपका ये एरो है इस पे आप रिएक्शन कंडीशन को भी लिख सकते हो। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं इसमें एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दूं तो इस ट्राइंगल का मतलब होता है हीट, इस ट्राइंगल का मतलब होता है हीट। अगर मैं इस पे एक ट्राइंगल ड्रॉ करूं तो इसका मतलब होता है हीट। और कुछ केसेस पे टेम्परेचर भी लिख देते हैं, जैसे कि मान लो 30 डिग्री केल्विन मैंने टेम्परेचर लिख दिया। ओके, जस्ट एन एग्जांपल 30 डिग्री केल्विन लिख दिया और यहाँ पे नीचे 1 atm लिख दिया, दैट इज प्रेशर, दैट इज प्रेशर। ये 1 atm का मतलब होता है कि ये प्रेशर को दिखा रहा है। तो ये जो आपको एरो दिख रहा है, इस एरो पे हम क्या लिखते हैं, इस एरो पे हम रिएक्शन कंडीशन को लिखते हैं, रिएक्शन कंडीशन को हम लिखते हैं बेसिकली इस एरो पे। और ये जो आपका पूरा दिख रहा है इसी को कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन स्कीम। तो ये पूरा जो दिख रहा है दिस इज ए रिएक्शन स्कीम, जहां पे आपका जो लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा उसको हम कहेंगे रिएक्टेंट और जो राइट हैंड साइड पे रहेगा उसको हम कहेंगे प्रोडक्ट। और ये जो एरो आपको दिख रहा है वहां पे आप रिएक्शन कंडीशन को दिखाएंगे। तो इस तरीके से एक रिएक्शन को दिखाया जाता है। अगर आप चाहो तो स्नैपशॉट ले लो। तो आप देखिए, आपने जान लिया कि रिएक्शन स्कीम को कैसे दिखाना है। तो एक बात और याद रखना कि अगर मान लो रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन होने के कुछ इंडिकेशंस होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिखा है, देखो कि व्हेन रिएक्शन ऑकर सम चेंजेस टेक्स प्लेस। तो कौन से चेंजेस है, तो सबसे पहला चेंज मैं कहता हूं कि चेंज इन स्टेट। ओके, जो स्टेट है स्टेट पे चेंज होगा। तो स्टेट पे चेंज कैसा होगा, मान लो आपका जो लिक्विड है वो लिक्विड सॉलिड बनेगा, ठीक है।
या फिर जो सॉलिड है वो लिक्विड बनने वाला है। तो इसी तरीके से स्टेट, या फिर मान लो आप ये भी मान सकते हो कि जो लिक्विड है वो गैस बनने वाला है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होगा कि आपके स्टेट पे चेंज होगा। और इसका एक एग्जांपल मैं अगर देता चलूं तो एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि वाटर मान लीजिए लिक्विड स्टेट पे है, ओके, वाटर है लिक्विड पे। अगर मान लो मैंने वाटर को फ्रीज करना स्टार्ट किया, मतलब मान लो कि -20 इतने टेम्परेचर पे मैंने वाटर को फ्रीज करना स्टार्ट किया, तो वाटर क्या बनने वाला है, वाटर मेरा बन जाएगा सॉलिड स्टेट पे, यानी कि ये आइस बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो इस रिएक्शन से क्या हो रहा है कि स्टेट चेंज हो रहा है। तो इसके लिए इसको भी हम कह सकते हैं कि एक रिएक्शन हुआ है जिसमें चेंज इन स्टेट का चेंज हुआ है। तो सेकंड चेंज में क्या डाल सकता हूं, सेकंड चेंज में डालूंगा चेंज इन कलर चेंज इन कलर, ओके। मैं जरा चौक बदल लूं। तो देखिए भाई चेंज इन कलर की बात कर रहा हूं, तो चेंज इन कलर जो है तो सबसे ज्यादा स्पेसिफिक है जो कि हमें दिखता है। तो मान लो चेंज इन कलर की बात करता हूं, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने आयरन ले लिया और आयरन को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन पे मैंने डिप कर दिया। तो जैसे ही मैं कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन पे आयरन को डिप करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे मिलेगा फेरस सल्फेट along with कॉपर विद द बाई प्रोडक्ट। तो इसमें कलर का चेंज कैसा है, देखो जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर, लेकिन जैसे ही आप कॉपर सल्फेट पे फेरस को डालोगे, मतलब आयरन नेल्स को डिप करोगे, तो थोड़ी ही देर बाद क्या होगा, जो आपका जो फेरस सल्फेट बना है, तो फेरस सल्फेट का कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। ये आपके बुक में है, मैं इसको डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये ग्रीन इन कलर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी रिएक्शन हुआ है, ठीक है। अब आप देख लो नेक्स्ट चेंज। तो नेक्स्ट चेंज में करूंगा कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि कोई ऐसा रिएक्शन ले लो जहां पे गैस इवॉल्व हो, जहां पे इफर्वेसेंस लिबरेट हो, ओके। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं अगर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करता हूं, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पे मुझे क्या मिलने वाला है, कैल्शियम ऑक्साइड along with that CO। So CO गैसेस क्या होगा, ये गैसेस लिबरेट होंगे। तो ये भी एक एग्जांपल बनता है जिसमें गैस इवॉल्व हो रहा हो। और जो फोर्थ पॉइंट क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर। अगर मान लो टेम्परेचर पे कोई चेंज आ जाए, तो इसका एग्जांपल है जो आपके बुक से मैंने उठाया है एनसीईआरटी का, जैसे जिंक ग्रेन्यूल्स। अगर आप जिंक ग्रेन्यूल्स को लेते हो और उसको H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड पे उसको डाल देते हो, मतलब एक टेस्ट ट्यूब पे आप सल्फ्यूरिक एसिड लेकर उस पे जिंक ग्रेन्यूल्स डाल दो, तो उससे आपका क्या बनने वाला है, उससे आपका बनेगा जिंक सल्फेट एंड H2 विल बी द बाई प्रोडक्ट, ओके। तो ये जो जिंक सल्फेट बना, तो उससे क्या होगा कि जो आपका टेस्ट ट्यूब होगा, अगर आप टेस्ट ट्यूब को टच करोगे, ये प्रैक्टिकल करवाया जाता है, ओके। अगर आप स्कूल में प्रैक्टिकल करते होगे तो स्पेशली ये वाला प्रैक्टिकल तो करवाया जाता है। तो अगर आप जिंक ग्रेन्यूल्स डाल दोगे तो जिंक सल्फेट बनने वाला है आफ्टर रिएक्टिंग विथ सल्फ्यूरिक एसिड। तो इससे आपका बनेगा क्या, इससे आपका हुआ क्या, इससे जो आपका जो टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब में हीट जनरेट हो जाएगा, मतलब आप टेस्ट ट्यूब के बॉटम को टच करोगे तो गर्म हो जाएगा। तो इससे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर में चेंज आ गया, मतलब टेम्परेचर राइज हो गया। तो बेसिकली यही सारे चेंजेस हैं कि चेंज इन स्टेट का बदल जाना, ओके, लिक्विड से सॉलिड से गैस, या फिर गैस से लिक्विड। और दूसरा स्टेट है चेंज इन कलर, या फिर कलर पे चेंज आ जाए, जैसे कि फेरस या फिर जैसे कि आयरन अगर है, इसके साथ रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट के साथ, जो ब्लू कलर है, तो वो आपको एक ग्रीन सोल्यूशन दे देगा, दैट इज अ सोल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट, ठीक है। फिर उसी तरीके से देखो भाई, ये इवोल्यूशन ऑफ गैस है, तो इसमें क्या होगा, CO2 विल बी इवॉल्व। और ये है चेंज इन टेम्परेचर, तो ये तो मैंने एक्सप्लेन किया, जो जिंक सल्फेट बनेगा उसका आप टेस्ट ट्यूब के बॉटम को टच करोगे तो उसमें आपको टेम्परेचर महसूस होगा, हीट महसूस होगा। तो बेसिकली यही सारे 4 चेंजेस है, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक्स था। अब मैं आपको इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है मैं आपको वो सिखाऊंगा, ठीक है। आप चाहो तो स्नैपशॉट ले सकते हो। आप अभी देख सकते हो बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन, इसको कैसे करना है मैं दिखा रहा हूं। आपका एक सिंपल एग्जांपल उठा लेता हूं जो आपके बुक में दिया गया है, दैट इज ये एक एग्जांपल है जो आपके बुक में दिया गया है, ठीक है। ठीक है, ये एक एग्जांपल है जो आपके बुक में दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इसको करने के लिए कुछ रूल्स को हमें समझना होगा, ओके। उस रूल्स को हम डिस्कस कर लेते हैं।
तो ये जो ये फॉर्म पे है ना, ये अभी बैलेंस नहीं है। ओके, ये बैलेंस फॉर्म पे बिल्कुल नहीं है, इसको बैलेंस करना है। जब ये बैलेंस फॉर्म पे नहीं है तो हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं स्केलेटल इक्वेशन, स्केलेटल इक्वेशन, राइट, अगर ये बैलेंस फॉर्म पे ना हो, ठीक है। और ये जिस तरीके से आप इसको बैलेंस करोगे ना, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल। हीट एंड ट्रायल मेथड से आपको बैलेंस करना पड़ता है, यानी कि आपको एक बार आपने बैलेंस कर लिया, उसके बाद फिर से देखो, फिर से देखो, तो ऐसे करके आपको हीट एंड ट्रायल मेथड से आपको इसको बैलेंस करना है। एंड इट नीड्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। ओके, आप अगर प्रैक्टिस करोगे तभी आप इसको परफेक्ट बनोगे, ठीक है। तो देखो कुछ चीजों को आप यहाँ पे समझो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो है ये एलिमेंट है। ओके, एलिमेंट, so ये एलिमेंट है। सिमिलरली इसमें भी देखो H2, इसमें दो ही एटम्स है, सिमिलर एटम्स, दो ही एटम्स है हाइड्रोजन के, तो इसको भी मैं क्या कहूंगा, एलिमेंट। लेकिन ये दोनों क्या है, दीज आर कंपाउंड्स, दीज आर कंपाउंड्स। अब एक चीज को याद रखना कि एलिमेंट को बैलेंस करना बहुत इजी होता है, इजी होता है, इसको बैलेंस करना इजी होता है, राइट, इसको बैलेंस करना बहुत इजी होता है, लेकिन इसको बैलेंस करना इतना इजी नहीं होता। ओके, नॉट इजी, मैं तो कहूंगा इसको बैलेंस करना इजी नहीं होता। तो इसलिए सबसे पहला पॉइंट क्या करना है हमको, कि हमको कंपाउंड को बैलेंस करना है सबसे पहले। ओके, तो बैलेंस कंपाउंड फर्स्ट, तो हमको कंपाउंड को फर्स्ट बैलेंस करना पड़ता है। और कौन से वाले कंपाउंड, दैट contain मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, ऐसे कंपाउंड्स जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स को कंटेन करते हो। तो सबसे पहले को शुरू वहां से करना है, फिर उसके बाद करना क्या है, देखो उसके बाद वो करना क्या है, पुट द कोफिशिएंट, मतलब मैं लिख देता हूं, पुट द कोफिशिएंट in front of एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट ये जो है, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, एलिमेंट। तो एलिमेंट के जो फ्रंट पार्ट पे आपको क्या रखना है, कोफिशिएंट को प्लेस करना है, ठीक है। मतलब मान लो अगर मैं इसको प्लेस करने का कोशिश करूं, जैसे भी यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो अगर मैं इसको इक्वलाइज करने का कोशिश करूं, तो इसको अगर इक्वलाइज करने का कोशिश करूं, देख लो भाई, तो क्या बनता है, मैं 4 यहां पे लिखूंगा, ठीक है, दिस इज द करेक्ट फॉर्मेट। गलती से भी इस तरीके से मत लिख देना 4, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, इवन मैं ही ऐसा करता था जब मैं क्लास 10 में था, ठीक है। तो 4 अगर आपने यहां लिख दिया, दैट इज रॉन्ग, आपको हमेशा 4 को यहां लिखना है, ठीक है। और थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट कहूंगा कि चलो जगह नहीं है, आप उम्मीद करता हूं कि आप लिख रहे होंगे, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट ये है दोस्तों कि जो आपका थर्ड पॉइंट है वो ये है कि आफ्टर बैलेंसिंग राइट हैंड साइड LSH, लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू RSH। ये जो है बैलेंस करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होना होता है। तो इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, तो इसका मीनिंग मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, कि मान लो अगर आपने बैलेंस किया, तो बैलेंस करने के बाद जो आपका नंबर ऑफ एटम्स होगा, जो आपका नंबर ऑफ एटम्स होगा इन रिएक्टेंट साइड शुड बी इक्वल टू क्या, शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट साइड, राइट, प्रोडक्ट साइड। और ऐसा क्यों है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन जो है वो एक लॉ को फॉलो करता है, दैट लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या, मास। यानी कि मतलब अगर आप किसी रिएक्शन को कर रहे हो, तो उस रिएक्शन, जब रिएक्शन बैलेंस होगा, तो उन बैलेंस रिएक्शन पे नंबर ऑफ एटम्स जो है इक्वल रहना चाहिए, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पे इक्वल रहना चाहिए।
और ये कौन कह रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब क्या है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये तो आपने पढ़ा है। तो उसी तरीके से जो मास ऑफ एलिमेंट इन द रिएक्टेंट साइड शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ एलिमेंट ऑफ द प्रोडक्ट साइड। इस फॉर्मूले पे ही रिएक्शन चलता है, ठीक है। तो अब जब आपने ये सारी चीजें जान लिया तो चलिए शुरू करते हैं बैलेंस करना। तो भाई यही हमारा रिएक्शन था, राइट, दिस वाज द रिएक्शन। तो चलिए इसको बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना है? हमको एक बॉक्स बनाना है, ठीक है। ये बॉक्स आप इनिशियल स्टेज पे बॉक्स जरूर बनाना, लेकिन जब आप मास्टर्स बन जाओगे बॉक्स की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए बॉक्स बनाकर लेट्स स्टार्ट। तो पहले मैं लिख दूं एटम, राइट। तो एटम लिखने के बाद बस इसमें एक बॉक्स डालने की देरी। चलो इसको रिएक्टेंट को आर से दिखाता हूं, दैट इज LSH, और ये प्रोडक्ट को मैं दिखा देता हूं किससे? RHS से, राइट। अब मैंने क्या कहा कि हमें स्टार्ट करना है कंपाउंड से। तो कंपाउंड कितना है? 2, यहाँ पे 2 ही कंपाउंड है, राइट। और कंपाउंड में भी कौन सा वाला कंपाउंड? जिसमें नंबर ऑफ एटम ज्यादा है। तो देखो भाई यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स बहुत ज्यादा है। तो चलो भाई हम लिखते हैं फेरस। लेफ्ट हैंड साइड पे फेरस कितना है? 1 है। यहाँ पे फेरस कितना है? 3 है, ठीक है। उसके बाद चलो हाइड्रोजन की बात कर ले। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 है। हाइड्रोजन तो बैलेंस है, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 1 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 4 है, ठीक है। तो चलो भाई यही से स्टार्ट करते हैं। तो ऑक्सीजन अगर यहाँ पे 4 है तो इसको इक्वल करने के लिए हमको क्या करना होगा? यहाँ पे इंटू 4। तो अगर मैं इसमें 4 डाल देता हूँ तो देखो ये 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 4, और ये 4 बैलेंस, यानी कि ऑक्सीजन 4 बैलेंस, राइट। अब देखो भाई ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कितना है? 4 2 8, ओके। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 8 है। 4 2 8, ठीक है। नहीं सॉरी, यहाँ पे मैंने डाल दिया उसको, ओके। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? देखो भाई हाइड्रोजन 4 2 8 है, तो यहाँ पे कितना होगा? बस 4 लगा दो, दैट इज 8, ओके। फिर यहाँ पे आपका क्या है? हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे भी आप 4 लिख डालो। तो 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 2 8। और आप देखो भाई फेरस कितना है? यहाँ पे फेरस यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे कितना है? 1 है, और ये तो एलिमेंट के फॉर्म पे, डायरेक्ट लिख दो इसको। तो देखो भाई फाइनली आपका जो रिएक्शन है वो कुछ इस तरीके का है, ओके। इस तरीके का है, बस दिस इज द रिएक्शन। यही है आपका बैलेंस रिएक्शन, ओके। आप देख लो यहाँ पे फेरस कितना है? 3 है। फेरस यहाँ पे भी 3 है। ऑक्सीजन कितना है? 4 है। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 8। यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना है? 8, ओके। तो ये है आपका बैलेंस इक्वेशन, राइट। तो ऐसा ही होगा, ठीक है। तो चलिए और एक एग्जांपल को करते हैं। तो दोस्तों मैंने आप ये वाला ले लिया, थोड़ा सा उम्दा लेवल का है, ठीक है। और अगर आपको मेरा मेहनत पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। अगर आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करोगे तो इस तरीके से मैं वीडियो आपके लिए बनाता रहूंगा। और मैं बहुत ज्यादा मैंने बहुत कुछ प्लान किया आपके लिए, बस आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब का ही देरी है मुझे, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। तो ऐसे जब रिएक्शंस आ जाए, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें करना क्या है? देखो बस पहले आपको टेबल बना लेना है, ठीक है। बना लो टेबल, ठीक है। टेबल बनाने के बाद क्या करना है आपको? वही LHS RHS वाला लिख दो। अब भाई लिख दो बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम है, फिर क्या है भाई? फिर आपके पास सल्फेट है, राइट। देखो भाई इसमें करना क्या है कि इसमें सारे कंपाउंड्स ही है, तो किसी से भी स्टार्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो चलो भाई बेरियम की बात करते हैं। बेरियम 1 है, तो चलो ये तो सही है। क्लोरीन यहाँ पे 2, ओके। लेकिन क्लोरीन यहाँ पे कितना है? 3 है, बस, ठीक है। क्लोरीन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। तो उसी तरीके से एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 और एल्यूमिनियम यहाँ पे 1। सल्फेट को देख लेते हैं, चलो। ये कितना है? यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितना? 1 है, ठीक है। तो भाई चलिए इसको बैलेंस करते हैं। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे कितना है भाई? 3 है, और यहाँ पे कितना है भाई? 1 है। तो लगा दो यहाँ पे 3, ठीक है। यहाँ पे लगा दो 3, दैट इज 3, राइट। उसके बाद जब यहाँ पे आपने बेरियम 3 लगा दिया तो बेरियम पे भी आपको 3 लगाना होगा, क्योंकि बेरियम यहाँ पे कितना है? आप बेरियम यहाँ पे 3 है, तो यही पे भी आप 3 लगा दो, ठीक है। तो ये 3 हो गया। उसके बाद रहा क्या? क्लोरीन। अब क्लोरीन देखो कितना है भाई? क्लोरीन आपका यहाँ पे 3 × 2 = 6 है, और वहां पे क्लोरीन कितना है? क्लोरीन वहां पे 3 है, तो यहाँ पे भी आप
3 कर दो, तो यहाँ पे तो क्लोरीन 6 है और यहाँ पे ऑलरेडी 3 है, तो यहाँ पे 2 कर दो, दैट इज 2, तो ये भी 6 हो जाएगा। अब रहा क्या भाई, एल्यूमिनियम रहा, तो एल्यूमिनियम देखो, एल्यूमिनियम तो यहाँ पे 2 है, ऑलरेडी बैलेंस्ड ही है। तो देखो भाई ये कितना होगा, बेरियम 3, क्लोरीन 6, ठीक है। फिर एल्यूमिनियम कितना है, एल्यूमिनियम 2 है, एल्यूमिनियम 2 है। सल्फेट देख लो कितना है, यहाँ पे सल्फेट 3 है, यहाँ पे 3 है। चलो ये भी बैलेंस हो चुका है, ठीक है, और ये बैलेंस हो चुका है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है लाइक जरूर करना, ठीक है। तो स्नैपशॉट ले लो आप। तो कभी कभी क्या होता है कि आपके एग्जाम्स में ऐसे भी लिख देंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन, ऐसे लिख देंगे, आप घबरा जाओगे। तो इसमें घबराने की कुछ बात ही नहीं है। इसमें करना क्या है, इसमें करना क्या है भाई, इसमें बस आपको इसको फॉर्मूला पे लेकर आना है। मैग्नीशियम Mg, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और ये क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड, राइट, और ये क्या है, हाइड्रोजन जो कि है H2, राइट। तो ये आपने जब फॉर्मूला पर लेकर आया, तो चलिए इसको वीडियो पॉज कर लेना, खुद ट्राई करना, ठीक है। तो चलिए इसको बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस कैसे करेंगे, क्लोराइड यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, हाइड्रोजन 2, तो हाइड्रोजन 2, मैग्नीशियम 1, तो ये तो बैलेंस ही हो चुका है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन प्लीज like it, share it and subscribe it. Thank you.